नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम विद सौरभ सर में। मित्रों, जैसा कि आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट हम लोगों की पहली होने वाली है। हमने अधिगम पढ़ा है और अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं UPTT का पेपर जो कि प्रीवियस ईयर का है। हम उसमें से 15 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे निवेदन है मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एम विद सौरभ सर को बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप सबको नियमित रूप से नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जो भी लोग सीटेट और यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप सब जल्दी से जुड़ जाइए और आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। आप लोग भी मेरे साथ लगाने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जितना भी हो आपका सही होगा, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बिना देरी के आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो मित्रों, ये है हमारा क्वेश्चन बुकलेट नंबर। यहाँ पे देखो आपको टाइम दिया गया है। तो सबसे पहले जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले वो समझ लें कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो देखो आपको यहाँ पर टाइम दिया है, आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया है। आपके पूर्णांक जो हैं, आपके पूर्णांक 150 के हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पेपर आपको पूरी तरह से मिलेगा जब, तो अच्छे से आपको पढ़ लेना है। इसमें क्या क्या लिखा गया है, महत्वपूर्ण अनुदेश यानी इम्पॉर्टेंट जो भी है, यहाँ पे आप सब इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे। यानी इस तरीके से यहाँ पे लिखा रहेगा कि इस प्रश्न पुस्तिका में निम्न भाग हैं। यानी पहला भाग आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि, फिर दूसरा आपका हिंदी, अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो आप लोग इसको जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं और आपको पहले ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिल जाए, तो आप इसको क्वेश्चन बुकलेट पेपर को अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, भाग 1, जो कि पहला हमारा है बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। ये हमारा पहला होगा और इसी पे इसका ही जवाब हम लोग आज देने चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आप लोग के सामने यहाँ पे आ गया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और जिनको आंसर पता है वो लोग आंसर देने की कोशिश कर दीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, यानी जब आप कक्षा में एज ए टीचर किसी बालक को समस्यात्मक रूप में पाएंगे तो आप क्या करेंगे? तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। यानी आप क्या उसे तत्काल घर वापस भेज देंगे? बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप एज ए टीचर इसमें से 3 काम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यानी आप ना तो उसे घर वापस भेज देंगे, ना तो आप उसे नज़रअंदाज करेंगे और बिल्कुल आपको दंड देना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, कौन सा सही हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पहले का ऑप्शन नंबर 4 शुरू हो जाएगा। यानी बच्चे को परामर्श देना चाहिए, यानी आप बच्चों को क्या करेंगे? परामर्श देंगे। स्टूडेंट, आप जब भी पेपर हॉल में जाएं तो ये सोच के जाएं, भले आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे हो, लेकिन इस थिंकिंग के साथ जाइए कि आप लोगों ने टीचर की ट्रेनिंग ली हुई है, BEd BDC किया हुआ है और आप लोग एज ए टीचर और टीचर के जो सकारात्मक व्यू हैं यानी पॉजिटिव व्यू हैं, आपको पॉजिटिव व्यू में ही सारे आंसर देने हैं, भले वो प्रैक्टिकली किसी स्कूल में होते हों या ना होते हों। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो हैं वो मुख्यतः किससे संबंधित हैं? पहला है छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षणिक संस्थानों के विकास से या छात्रों के वित्तीय विकास से। तो मित्रों, यहाँ पे जहाँ पे छात्रों के सर्वांगीण विकास की बात आ जाए तो ऑप्शन वही सही होना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है, क्योंकि विद्यालय जो है बालक का सर्वांगीण विकास करता है। यानी सर्वांगीण विकास जो होती है वही पाठ्य सहगामी प्रक्रिया होती है, यानी पाठ्य सहगामी सबसे इम्पोर्टेंट वही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो अधिगम में किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक महोदय ने किया है, स्किनर ने किया है, कोहलर ने भी किया है।
तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, B.F. ब्लूम जो है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य। अवरोधन मतलब क्या होता है? रुकावट, रुकना। तो शिक्षा में किस तरीके से रुकावट आ सकती है? पहला है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि इसमें सही क्या होगा। तो पहला इसमें है किसी बालक 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहता हो, तो ये देखेंगे, विचार करेंगे इस पे। बालक का विद्यालय न जाना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बालक जब विद्यालय में जाएगा नहीं। दूसरा, बालक जब विद्यालय में प्रवेश नहीं लेगा तो शिक्षा उसकी होगी कैसे। दूसरा, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, यानी बालक जब विद्यालय छोड़ देगा तो भी शिक्षा को नहीं वो करेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी उसको। अर्थात इसमें पहला ही हमारा ऑप्शन क्या हो जा रहा है? सही हो रहा है। सबसे सटीक आंसर हो जाएगा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यानी वो बच्चा एक ही क्लास में यानी एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? शिक्षा में अवरोधन हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, यानी पूर्व ज्ञान का परीक्षण आप किस में करेंगे? प्रदर्शन कौशल में, प्रस्तावना कौशल में, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, या समापन कौशल में। तो इसमें 5वें में आप लोग का मित्रों ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि जब हम B.Ed BTC कर रहे होते हैं तो हम सबको प्रस्तावना करने के लिए सिखाया जाता है कि कैसे आप एक छात्र के, एक बालक के पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए आने वाले आप ज्ञान उनको प्रदान करेंगे, यानी उनका परीक्षण लेते हुए कि उन्हें पहले क्या इसके बारे में नॉलेज है, क्या उन्होंने क्या सीखा है उस विषय के बारे में, फिर आप आगे के विषय को उससे जोड़ेंगे। तो इसमें आपका 5वें का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? पहला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और चौथा है सूझ का सिद्धांत। तो मित्रों इसमें जो सबसे सटीक आंसर आपका हो रहा है वो हो रहा है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो आपका सही हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। मित्रों क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो यहाँ पे ब्रूनर महोदय हैं, ये हमारे भाई साहब हैं ब्रूनर महोदय, और हमें पता क्या करना है ब्रूनर महोदय के बारे में कि किस तरीके से ब्रूनर महोदय ने बताया है। तो ब्रूनर महोदय ने क्या बताया है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो ब्रूनर महोदय, ये है हमारे ब्रूनर महोदय, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उनका अंग क्या नहीं है? तो क्रियात्मक अवस्था है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था यह भी है, संकेतात्मक अवस्था ये भी है, यानी ये 3 अवस्थाएं हैं, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। लेकिन उन्होंने आंत प्रज्ञ अवस्था का प्रतिपादन नहीं किया है संज्ञात्मक विकास में, इसलिए आपका 7वें में ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है? आपका ऑप्शन सही हो जा रहा है 3, यानी आंत प्रज्ञ अवस्था जो है ये इनकी अवस्था नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। तो इसमें आपको बताना है कि वो कौन से हैं, आप सही क्रम उनका बताएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला हो जाएगा आपका खोज, फिर आपका दूसरा हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, फिर आपका हो जाएगा आत्मीयकरण, और फिर आपका हो जाएगा संगठन या व्यवस्थापन, और फिर आपका हो जाएगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो दूसरा किस में आ रहा है? तो भाई दूसरा तो दूसरे में आ रहा है, और दूसरा आपका किस में आ रहा है? सबसे पहले दूसरा आपका आ रहा है चौथे में। तो दूसरा और चौथा
ये विकल्प आपका सही होगा, बाकी इन विकल्पों को आप पहले काट दीजिए। अब आपके पास 2 विकल्प बन गया है, यानी 50-50 आपके पास है। तो 50-50 में देखिए तो सबसे पहले कौन सा आएगा, आप अगर देखना चाहेंगे तो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे है दूसरा, सबसे पहले दूसरा आया, ये चलो दूसरा यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ दूसरे को। उसके बाद दूसरा क्या किया उसने, प्रस्तुतिकरण किया, यानी पहला आया, तो पहले को मैं 2 नंबर दे देता हूँ, तो दोनों में पहला दूसरा समान ही है। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आ रहा है हमारा क्या, आत्मीकरण, यानी चौथा आ रहा है तीसरे पे। चौथा किस पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, तो चौथा तीसरे पे आ रहा है। तो देखो चौथे में तीसरा किस में है भैया, तो तीसरे में चौथा सिर्फ दूसरे पे रहे। तो मित्रों यहाँ पे आपका सिर्फ कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, और बाकी सब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जा रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जा रहा है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आगे चलते हैं मित्रों, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो हमको ये बताना है कि कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ज्ञान है, अनुप्रयोग है, बोध है, लेकिन मित्रों अनमूल्यन, ये जो अनमूल्यन है यानी ऑप्शन नंबर 3, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुमूल्यन। अब आगे चलते हैं 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोग को अधिगम का वक्र पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। तो उत्तरोत्तर यानी उत्तल भी होता है वक्र, मिश्रित वक्र भी होता है, वही जो सीढ़ीदार कभी बढ़ता है कभी घटता है, उसको मिश्रित भी बोलते हैं। उसके बाद नतोत्तर वृत्त भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया है लंबवत वक्र, तो लंबवत वक्र नहीं होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था। तो ये मैंने डिफिनेशन, ये परिभाषा भी मैंने आपको बताई हुई है। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गिलफोर्ड, यानी गिलफर्ड महोदय ने इसका सही आंसर सही प्रतिपादन किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि 11 में आपका सही आंसर क्या हो जा रहा है, सेकंड, यानी गिलफर्ड महोदय ने इसको बताया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए। सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए, यानी आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पे ब्रूनर दिया गया है, जिन्होंने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, आशुबेल सानेटिक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर अधिगम संगठक शिक्षण प्रतिमान, गार्डनर संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, और 5वां परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। तो इसमें आपका सही कौन सा है। तो सबसे पहले ब्रूनर महोदय हैं। ब्रूनर महोदय ने कौन सा प्रतिपादन किया है, तो ब्रूनर महोदय ने प्रतिपादन किया है कि ब्रूनर महोदय ने ये प्रतिपादन किया है कि उन्होंने बताया है हमको कि संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। तो ब्रूनर महोदय ने कौन सा किया है, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। तो भैया ये देखो ए में 4 किस में आ रहा है, तो ए में 4 दूसरे में आ रहा है, ए में 4 तीसरे में आ रहा है। बाकी ये पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन आपका यहाँ से गायब हो गया। अब 50-50 का मामला है। 50-50 वाले मामले में देखते हैं अगला क्या होता है। तो तीसरा है आशुबेल। आशुबेल ने सही बात क्या बताई है, आशुबेल ने बताया है थर्ड वाला, यानी अधिगम संगठन शिक्षण प्रतिमान। अधिगम संगठन शिक्षण प्रतिमान, तो यह भी दोनों में है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं।
अब ग्लेजर महोदय का देखते हैं। तो ग्लेजर महोदय ने क्या बताया है, पहला बताया है, यानी बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसमें है, यस, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान आपके तीसरे में है, यानी यही आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो फिर भी हम चौथा देख लेते हैं। चौथे में गार्डनर महोदय हैं। गार्डनर महोदय ने दिया है कि साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान के बारे में उन्होंने बताया है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से जब आपको सुमेलित करने का क्वेश्चन देता है पेपर में, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको कौन सा आंसर परफेक्टली आ रहा है, जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका यही सही है। आप सबसे पहले उसको मिलाइए, फिर आप बाकी ऑप्शन से टैली कीजिए। अगर कभी कभी क्या होता है कि तुरंत आपको आंसर मिल जाता है, तुरंत उत्तर मिल जाता है, तो आपने लगा करके आगे निकल सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समस्या समाधान का प्रथम चरण है परिकल्पना का निर्माण, समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रह, परिकल्पना का परीक्षण। तो समस्या समाधान का सबसे प्रथम चरण क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे प्रथम चरण होगा ऑप्शन नंबर 2, समस्या की पहचान। क्योंकि जब तक आप समस्या को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो आप 13 के लिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 2। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, समस्या की पहचान। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब यानी कब होगा, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, यानी शिक्षक आगे होकर के बच्चों को निष्क्रिय रखेगा। तो ये तो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि संभव ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत ऑप्शन है, तो ये गलत है। बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। आगे भी देखते हैं ऑप्शन। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, तो सिर्फ गणितीय कुशलताओं पर नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में उसका विकास होना चाहिए, तो सब पर बल होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, तो बिल्कुल अधिकारवादी नहीं होगी, बल्कि समावेशी शिक्षा है। तो इसलिए यहाँ पे आपका सही उत्तर जो हो जाता है, सही ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 के लिए सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। अब आगे चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन अब हम लोग लेंगे, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, यानी कौन स्मृति में भी है और बोध में भी है। तो तैयारी, अन्वेषण, सामान्यीकरण या प्रस्तुतिकरण। तो मित्रों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी चौथा आपका सही हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। यानी स्मृति में भी आप प्रस्तुतिकरण को देखेंगे और उसके बाद आप जो है बोध में भी प्रस्तुतिकरण का आप देखेंगे कि दोनों सोपान उभयनिष्ठ हैं, तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। तो मित्रों, आज मैंने आप लोग को 15 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो तब तक आपने देखा जो नए स्टूडेंट्स हैं कि किस तरीके से पेपर आता है और किस तरीके से क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट, कल के लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कल थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से कल आप लोग को वीडियो नहीं मिल पाया। तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन आगे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, आपको प्रॉपर वे में क्लास मिलती रहेगी। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे निवेदन है, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब एम विद सौरभ सर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सब को अच्छे से कक्षा मिल सके। और आप लोग बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप लोग को बराबर समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। सीटेड और रिपीटेड के निश्चित सफलता के लिए आप सब हमसे जुड़े रहिए। आप सबको इसी तरीके से प्रॉपर वे में क्लास मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सभी को बाय एंड टेक केयर।